नाज़रीन आदाब, मैं हूं अफशन रबीन, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पुणे की स्किल्स यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में वजीर दिफा राजनाथ सिंह की शिरकत। कहा, तलबा विकसित भारत के मकसद के उसूल में अदा करें अहम रोल। देवेंद्र फडणवीस ने इलेक्ट्रिक हेवी ड्यूटी ट्रक किया लॉन्च। कहा, ट्रक में बैटरी तब्दील करने की है सलाहियत, आलूदगी को कम करने में मिलेगी मदद। संजय निरुपम ने कहा, अपोजिशन पार्टियों को बल्दियाती चुनाव में है शिकस्त का खौफ। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के बहाने इलेक्शन को मौखर करने की कोशिश का लगाया इल्जाम। नांदेड़ में एमआईएम के इजलास आम का इनेकाद। आइंदा बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों का लिया गया जायजा। अक़लियतों और पसमानदा तबकात के मसाइल उठाने पर जोर। अब खबरें तफसील से। पुणे में सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का 6वां कॉन्वोकेशन मुनक़िद हुआ, जिसमें मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह और महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस के अलावा दिगर रियासती उज़रा ने शिरकत की। इस तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मुल्क को आगे बढ़ाने की जरूरत है। राजनाथ सिंह ने कहा कि मुल्क को साल 2047 तक तरक्की याफ्ता बनाने के मकसद से हर शोबे में काम हो रहा है। उन्होंने स्किल यूनिवर्सिटी के तलबा पर भी जोर दिया कि वो इस मकसद के हुसूल में अपना रोल अदा करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा देश अब अमृतकाल में प्रवेश कर चुका है। 2047 तक हमने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इसलिए आज के समय में भारत अपने इतिहास के सबसे निर्णायक दौर से गुजर रहा है और मैं यहां उपस्थित सभी नौजवानों से भी ये कहना चाहता हूं, जिस प्रकार भारत का अमृतकाल चल रहा है, ठीक उसी प्रकार यहां से निकलने के बाद आप भी अपने जीवन के अमृतकाल में प्रवेश कर रहे हैं। यह बात आपके ध्यान में रखनी चाहिए। और साथियों, आने वाले 20-25 साल सिर्फ आपके कैरियर या प्रोफेशनल ग्रोथ को ही तय नहीं करेंगे, बल्कि एक राष्ट्र के रूप में भारत की डेस्टिनी को भी शेप करेंगे, बनाएंगे, ऐसा मैं मानता हूं। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने भी पुणे की स्किल्स यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन से खिताब किया। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र ने दूरअंदेशी से काम लेते हुए स्किल्स यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाली थी और अब इसके मुस्बित नताइज सामने आ रहे हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी इंतजामिया के इक़दामात की सताइश की और कहा कि अब यूनिवर्सिटी को आलमी सतह पर नुमाया मुकाम के लिए कोशिशें होनी चाहिए। युवाओं की आशाओं को, आकांक्षाओं को पंख मिले, उन्हें बल मिले, इस प्रकार की व्यवस्था खड़ी की। और आज हम लोग ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से पिछले 7-8 सालों में सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी ने प्रगति की है, जिस प्रकार का एक मॉडल बनाया है, ये तो बात अलग है कि भारत सरकार के रैंकिंग में आपको पहला नंबर मिला, पर बिना किसी रैंकिंग के भी मैं ये कह सकता हूं कि यू आर नंबर 1, आप नंबर 1 है, क्योंकि इसके पीछे आपकी लगन, आपकी मेहनत और आपने जो व्यवस्थाएं खड़ी की है, वो व्यवस्था है, मैं ऐसा मानता हूं कि आपको नंबर 1 पर ले जाते हैं। और मैं तो ऐसा कहूंगा कि अब भारत की रैंकिंग में तो आपके साथ कोई नहीं है, आप बहुत आगे बढ़ गए। अब वर्ल्ड रैंकिंग में हमारे सिम्बायोसिस स्किल यूनिवर्सिटी का रैंकिंग ये आला यूनिवर्सिटीज में आए, इस प्रकार का चित्र आने वाले 3 या 4 सालों में मैं देखता हूं। और मैं इसके लिए हमारे चांसलर, प्रो चांसलर, सारे यहां के अध्यापक, प्राध्यापक और हमारे स्टूडेंट्स को भी
इसका श्रेय देता हूं, इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। पुणे के पाषाण रेंज में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO की तरफ से आर्टिलरी की एक नुमाइश का इनेकाद किया गया। इस दौरान आर्टिलरी की नई टेक्नोलॉजी का मुशाहिदा कराया गया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस नुमाइश में शिरकत की। हिंदुस्तान की सरकर्दा ग्रीन ट्रक बनाने वाली कंपनी BEM ने अपना इलेक्ट्रिक हेवी ड्यूटी ट्रक लॉन्च किया है जो बैटरी तब्दील करने वाली टेक्नोलॉजी से लेस है। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने ब्लू एनर्जी मोटर्स की EV ट्रक लॉन्च किया। इस मौके पर फडणवीस ने कहा कि आज हिंदुस्तान का पहला और जदीद तरीन इलेक्ट्रिक ट्रक लॉन्च किया गया है। इस ट्रक में बैटरी तब्दील करने की सलाहियत है और ये इंतहाई सस्ती कीमत पर दस्तयाब है। ये कार्गो की नकल व हमल से पैदा होने वाली आलूदगी को कम करने में मदद करेगा और एक इंतहाई मौसर निजाम फराहम करेगा। ब्ल्यू एनर्जीच्या वतीने भारतातला अतिशय आधुनिक आणि पहिलं इलेक्ट्रिक ट्रक हा या ठिकाणी लॉन्च करण्यात आलेला आहे। या ट्रकमध्ये बॅटरी स्वॅपिंग टेक्नॉलॉजी आहे आणि अतिशय किफायतशीर किमतीत हा ट्रक उपलब्ध आहे। यामुळे आपलं जे काही कार्गो ट्रान्सपोर्टेशन आहे याच्यामध्ये आज जे प्रदूषण होतं ते प्रदूषण पूर्णपणे संपुष्टात येईल, आपलं परकीय चलन वाचेल आणि अतिशय एफिशियंट अशा प्रकारची सिस्टीम आपल्याला मिळेल। अमेरिकी सदर ट्रंप ने दावा किया कि पीएम मोदी ने उन्हें यकीन दहानी कराई है कि भारत रूस से तेल की खरीदारी बंद कर देगा और ट्रंप ने इसे मॉस्को पर आलमी दबाव बढ़ाने की कोशिशों में एक बड़ा कदम करार दिया है। इस मामले पर संजय राउत ने पीएम मोदी पर शदीद तनकीद की। ट्रंप का प्रेशर हमेशा काम करता है मोदी जी के ऊपर। ट्रंप ऐसा लगता है कि मोदी जी उनके पास नौकरी कर रहे हैं। ट्रंप के प्रेशर में मोदी जी काम कर रहे, इसीलिए तो ऑपरेशन सिंदूर बंद किया। आप रशिया तो हमारा सबसे भरोसेमंद साथी है, मित्र रहा है देश का। हम रशिया के साथ इस प्रकार से बर्ताव करेंगे तो पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। अरे मोदी जी को अब बहुत कुछ सीखना है। मोदी प्रधानमंत्री जरूर है लेकिन विश्व की राजनीति। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर शिवसेना यूबीटी की लीडर प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि ट्रंप कुछ बातें बार बार दोहरा रहे हैं। पाकिस्तान भी ट्रंप की बातों को उजागर करने की कोशिश कर रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि ट्रंप की बातों पर हुकूमत को वजाहत पेश करनी चाहिए। इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बार बार डोनाल्ड ट्रंप अपनी बातों में रिपीट कर रहे हैं। पहली बात कि उन्होंने सीज फायर कराया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। दूसरी बात कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको आश्वासन दिया है कि वो रशियन ऑयल नहीं खरीदेंगे। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कहा कि 7 जो जेट्स थे वो गिराए गए थे। तीनों ही लगातार बार बार रिपीट करना, मैं मानती हूं कि अगर झूठ ज्यादा बार बोला जाए तो सच लगने लगता है और वही नैरेटिव बन जाता है। हम अपने सच को लेकर बैठे रहेंगे पर अगर हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे या किसी तरीके का जवाब नहीं देंगे तो लोग झूठ का ही यकीन करने लग जाएंगे। आपने देखा होगा शर्म एल शेख में जिस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी सिर्फ वही बातें रिपीट की और फिर इटालियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी जी वो भी नॉड करती रही। तो कहीं ना कहीं जो झूठ है या अगर झूठ को कन्फ्रंट नहीं किया गया तो सच लगने लगता है। इसलिए मैं मानती हूं कि इस समय पे साइलेंस से ज्यादा बोलने की जरूरत है, उनको रिब्यूक करने की जरूरत है, उनको बताने की जरूरत है कि जो वो बता रहे हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स उसमें कहीं भी जो इंडिया का ट्रूथ है वो। शिवसेना यूबीटी के लीडर आनंद दुबे ने उद्धव ठाकरे की जानिब से इंतखाबी शफाफियत और वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के बाद वोटिंग के मुतालबे को सही ठहराया है। आनंद दुबे ने कहा कि जमहूरियत में इंतखाबात काफी अहमियत रखते हैं। 2022 से 2025 अब खत्म होने वाला है। इन 3 वर्षों में चुनाव नहीं हुआ तो इसका मतलब कि अगर 6 महीने में और अगर चुनाव नहीं होगा तो कोई बिजली नहीं गिरेगी।
महत्वपूर्ण यह है, लोकतंत्र बचना चाहिए। अगर वोटर लिस्ट में आप धांधली करेंगे, लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण होता है चुनाव। अगर चुनाव की प्रक्रिया में ही गड़बड़ियां हैं तो उसका नाम चुनाव क्या रहा? तब तो उसका नाम आप सिलेक्शन कर दीजिए, तब उसका नाम आप बदल दीजिए ना। उद्धव ठाकरे जी यही कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय के जो चुनाव हैं उसमें पारदर्शिता आनी चाहिए, और चोरियां पकड़ी गई हैं, आधार के साथ दिखाया गया है। चाहे चोकलिंगम साहब हो और चाहे वाघमारे साहब हो, दोनों के सामने दिखाया गया कि देखो चोरियां कैसे हो रही हैं, अनियमितता कैसे हो रही है, और वीवीपैट को क्यों गायब किया जा रहा है, क्यों सीसीटीवी फुटेज नहीं दिया जा रहा है, क्यों कोई सबूत नहीं दिए जा रहे हैं। इन सब चीजों को लेकर अगर 6 महीना भी लगे और चाहे 1 साल भी लगे, सड़क से लेकर संसद तक हमारी पार्टी अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए आंदोलन करेगी। हमने एक सुर में सबसे, जो भी चुनाव आयोग के अधिकारी बैठे थे, सबसे कह दिया है कि जब तक पारदर्शिता नहीं होगी ये चुनाव नहीं होने चाहिए। रही बात सुप्रीम कोर्ट के आदेश की, चुनाव आयोग के पास अधिकार है सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये कहने का कि हां, विपक्ष ने कुछ उंगलियां उठाई हैं जिसपे सबूत मिले हैं, तो हमें थोड़ा समय दे दीजिए। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट उसमें समझदारी से संज्ञान दे देगा। सेना के लीडर संजय निरुपम ने महाविकास अखाड़ी पर नुक्ताचीनी की है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अपोजिशन पार्टियों को आइंदा बल्दियाती चुनाव में शिकस्त का खौफ है, इसलिए वो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का इल्जाम लगाते हुए बल्दियाती इलेक्शन को मौखर करने के लिए इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी कर रही है। देखिए, पूरे देश की जो मतदाता सूचियां हैं वो पूरी तरह से सैक्रोसैंट हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है। हम भी ऐसा नहीं मानते, कमियां हैं, उन कमियों को दूर करना चाहिए। लेकिन मतदाता सूचियों में जो कमियां हैं और इसकी वजह से चुनाव टाल देना चाहिए, इससे हम सहमत नहीं, क्योंकि यही विरोधी पक्ष कभी महायुति सरकार को चुनौती देता था कि दम है तो चुनाव अभी के अभी कराइए, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। और आज जब हम चुनाव कराने जा रहे हैं तब उनको ये समझ में आ गया है कि इस बार वो चुनाव पूरी तरह से हार रहे हैं, और इसलिए मतदाता सूची को बहाना बना करके इस प्रकार की मांग कर रहे हैं कि चुनाव को 6 महीना टाल दीजिए। मतदाता सूचियों, हमारे जो महाराष्ट्र के मतदाता है, किसी भी राज्य की मतदाता सूची बहुत बड़ी होती है। महाराष्ट्र में 9.5 करोड़ वोटर हैं, 1 लाख के पास जो बूथ हैं, तो इतने बड़े पैमाने पर मतदाता सूचियां, क्या उसकी जांच विरोधी पक्ष के नेताओं ने की है? उनकी किसी एजेंसी ने की है? अगर जांच की है, सारे के सारे मतदाता सूचियों को आपने देखा, उसकी रिपोर्ट दिखाई है। मरकजी वजीर वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सदर रामदास अठावले का कहना है कि राज ठाकरे की आमद से महाविकास अखाड़ी में फूट के आसार है। अठावले ने मजीद कहा कि राज ठाकरे के किसी भी इत्तेहाद में शामिल होने से उस इत्तेहाद को खास फायदा होने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि अभी तक महाविकास आघाड़ी में एक तो उद्धव ठाकरे जी और राज ठाकरे जो एक साथ आए हैं, लेकिन अभी महाविकास आघाड़ी में मुझे लगता नहीं है कि वो महाविकास आघाड़ी में राज ठाकरे के मुद्दे पर एकमत होगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सुप्रिया सुले जी जो है पवार साहब के ग्रुप की तरफ से शायद वो उसको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी अलग लड़ेगी। और कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपना पत्ता नहीं खोला है, लेकिन उन्होंने बोला है कि जो सेंट्रल बोलेगा हम करेंगे। तो राज ठाकरे के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी का हाई कमांड ग्रीन सिग्नल नहीं देगा, तो इसीलिए महाविकास आघाड़ी में फूट निश्चित है। और राज ठाकरे उनके साथ आने से कोई फायदा नहीं, हमको कुछ फायदा हुआ नहीं। हमारे लोकसभा में हमारा नुकसान हुआ। राज ठाकरे हमारे साथ आने से लोकसभा में हमारी सीटें घट गई, और लोकसभा में के बाद विधानसभा जब आई 6 महीने के बाद, तब राज ठाकरे हमारे साथ नहीं थे, तो हमारी सीटें बढ़ गई। इसीलिए राज ठाकरे का बहुत फायदा होगा नहीं, लेकिन कुछ सीटों पर जब मराठी वोट है, तो पूरा जो मुंबई में मराठी वोट जो 40% है, तो 40% में से 20% वोट तो हमको मिलेगा। हमारे साथ भी मराठी लोग हैं। गढ़चिरौली के पुलिस ओहदेदारों ने बताया कि 61 हथियार डालने वाले मोहनवाज अरकान को उनके बाज आबादकारी पैकेज के हिस्से के तौर पर 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मंगल को सीनियर नक्सलाइट एम वेणुगोपाल उर्फ भोपती और 7 दिगर नक्सलियों ने गढ़चिरौली पुलिस के सामने हथियार डाले और 54 हथियारों को भी हवाले किया।
अकेले भोपती के सर पर 6 करोड़ रुपए का बड़ा इनाम था। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने दिगर नक्सलियों से अपील की कि वो तशद्दुद व तर्क करें, हथियार डाल दें और जमहूरियत के मरकजी धारे में शामिल होकर इज्जत की जिंदगी गुजारें और अमन का रास्ता इख्तियार करें। पुणे में इंतखाबी फेहरिस्त में बेजाब्तगियों का मामला सामने आया है। एक शख्स के नाम से 3 वोटर आईडी मिली है। जिस शख्स का नाम वोटर लिस्ट में 3 जगहों पर है, इसने मुंसिफ टीवी से बात की और इसका खुलासा किया। सामने आया यहाँ पर एक शख्स का 3 जगह पर नाम है और 3 आईडी इशू की गई है। अब ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, आइए हम इनसे मालूम करते हैं। जो हमारे साथ खड़े हुए हैं, और क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शहबाज सादिक पंजाबी। अच्छा, क्या है आपकी जो बताइए तो यादी में कहाँ पर आपका नाम आया हुआ है? अच्छा, आप देख सकते हो यहाँ है भाग क्रमांक 485, अनुक्रमांक 914। हाँ, दूसरा नाम है 511, भाग क्रमांक 368। और तीसरा नाम आया है, आपको बता रहा हूँ मैं तीसरा नाम, पंजाबी शहबाज सादिक, भाग क्रमांक 371-75। अच्छा, ये 3 एड्रेस जो है वो सारे तीन एड्रेस सारे कोडवा के हैं। हाँ, ये कोडवा बुजुर्ग का बता रहा है, कोडवा खुर्द का बता रहा है और एक येवरेडी का बता रहा है। हालांकि मैं बताऊँ कोडवा खुर्द में इसमें क्या एक ये सही है, ये मैं इसमें मानता हूँ ये सही है। 368 जनवरी ये आपका सही है, जिसमें आप रहते हैं। इसका नाम है पंजाबी शहबाज। हाँ, भाग क्रमांक है 385 बराबर। हाँ, और यह है पंजाबी शहबाज सादिक, भाग क्रमांक 379। देखिए है विद्यानगर कोडवा। हाँ, तो यहाँ पर कौन रहता है? यहाँ का एड्रेस तो मेरा पक्का है ना, ये आपका पक्का है क्या? साई बाबा नगर में बता रहा है ना, तो इतने साई बाबा नगर में मैं रहता हूँ। और जो बता रहे हैं 2 और 3 जो नाम आए वो गलत है, मेरे रहते ही नहीं ना। हाँ, ये लक्ष्मी नगर आप यहाँ पे नहीं रहता हूँ। अब ये देख सकते हैं एड्रेस क्या है, मौर्या नगर, यहाँ पे आप नहीं रहते। ये मौर्या नगर गलती से लिखा है ना, ये भाग्यवा नगर है और ये मौर्या नगर नहीं है। ऐसे मौर्या नगर आया कैसे? तो ऐसी सूरत हाल में लोगों को एक्टिव होकर इस मामला को सही करना चाहिए। इस तरह के जितने भी मामला है उनको सही करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन महाराष्ट्र में आगे जो लोकल बॉडी के इलेक्शन है वहां पर हो पाए। मैं साहिद खान, मुझे पुणे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से नांदेड़ में जिला सतह पर एक खुसूसी इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी के रियासती जनरल सेक्रेटरी समीर साजिद बिल्डर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस इजलास में साबिक रियासती सदर सैयद मोइन और मराठवाड़ा सदर फेरोज खान लाला भी मौजूद थे। इजलास का मकसद जिला भर में आने वाले नगर पंचायत, नगर परिषद और ग्राम पंचायत इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेना और इंतखाबी हिकमत अमली तय करना था। इस मौके पर पार्टी कायदीन ने ऐलान किया कि मजलिस इन इंतखाबात में पूरी कुव्वत और इत्तेहाद के साथ मैदान में उतरेगी, ताकि अक़लियतों और पसमानदा तबकात के हकीकी मसाइल को ऐवानों में मौसर तौर पर पेश किया जा सके। कायदीन ने कहा कि नांदेड़ समेत रियासत के मुख्तलिफ शहरों में मुस्लिम बस्तियां आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। मजलिसी कायदीन ने नाम नेहाद सेक्युलर पार्टियों पर तनकीद करते हुए कहा कि उन पार्टियों ने हमेशा मुसलमानों के वोट तो हासिल किए, लेकिन उनके मसाइल को कभी हल नहीं किया। मेरे तमाम मजलिसी रुफ़क़ा से मैं कहूंगा कि हम अपने आपसी इख्तिलाफात को बालाए ताक रखकर जमात को फौकियत दें, पार्टी को फौकियत दें, आले कायदीन की तरफ देखें और देखो दुनिया की तरफ कि आज सिर्फ आस है तो इस जमात से है, आस है मजलूमों की तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ उनकी नजरें। जमात के एक एक फर्ज की जिम्मेदारी है, एक एक फर्द ये समझे कि मैं जाकर इंशाअल्लाह ताला, चाहे इख्तिलाफ कोई हो लेकिन जमात के साथ जुड़ने के बाद उन इख्तिलाफात को खत्म करो। याद रखो नौजवानों, अगर आपका कोई हमदर्द है, आपका कोई कायद है, तो वही एक शख्स है जिसने पूरे मुल्क के अंदर, हर गोशे के अंदर, हर स्टेट के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुसलमानों के अंदर तब्दीली पैदा की और उनको ये यकीन दिलाया कि नहीं,
तुम भी अपनी लीडरशिप पैदा कर सकते हो। तमाम इलेक्शन मजलिस पूरी ईमानदारी से लड़ेगी और हकदार को उसका हक दिया जाएगा इंशाअल्लाह। जिन लोगों ने वोट लिया था, मगर उनको तुम बताना पड़ेगा कि आने वाले इलेक्शन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत से। अब हम ये इलेक्शन, समीर साजिद बिल्डर साहब आप आए, ये मेड़ावा लेने का मकसद ही है कि अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिले में हर जगह जहां पर इलेक्शन लड़ाएंगी वो सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए इलेक्शन लड़ाएगी और इंशाअल्लाह वो अजीज जीतेंगे। उस तरह तुमको कार्यकर्ताओं को काम करना है। अगर हम कुल जमाती वफाक महाराष्ट्र जालना की जानिब से जालना जिले कलेक्टर के तवस्सुत से सदर जमहूरिया को एक मेमोरेंडम रवाना किया गया, जिसमें मुतालबा किया गया कि यूपी में मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी का सिलसिला रोका जाए और मौलाना तौकीर रजा खान को रिहा किया जाए। महाराष्ट्र में फिरका परस्त सियासतदानों की जहर अफशानी को रोकने पर भी जोर दिया गया। इस मौके पर सभी मजहबी, मिली, समाजी और सियासी जमातों के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। जालना जिला आल पार्टी की जानिब से हमने ये निवेदन जिलाधिकारी महोदय को आरडीसी के थ्रू दिया है और मैडम को भेजा है राष्ट्रपति महोदय को। उसमें इस बात का मुतालिबा किया गया कि आई लव मोहम्मद नाम लिखने पर, उसको होर्डिंग लगाने पर इस तरह के केसेस इनोसेंट लोगों पर हुए फौरन वापस लिए जाए। ये नाइंसाफी है। हर एक लोकशाही में हमारे को अधिकार है कि हम अपनी भावनाओं को लोगों के सामने रखें। वो किसी पक्ष के विरोध में या किसी संगठन के विरोध में नहीं था, लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने उन लोगों पर जो आई लव मोहम्मद कह रहे थे उन पर गुने दाखिल किए। हमारा राष्ट्रपति महोदय से मुतालिबा किए हमने कि फौरन जो गुने दाखिल हुए उनको खत्म किया जाए, उनको वापस। एनसीपी लीडर ज़ीशान सिद्दीकी ने उनके वालिद बाबा सिद्दीकी के कत्ल केस में अब तक हुई पेशरफ्त पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। ज़ीशान सिद्दीकी ने कहा कि तकरीबन 1 साल गुजरने के बावजूद अहम साजिशियों को पकड़ा नहीं गया है। इसके बारे में पुलिस जितना इन्फॉर्मेशन देती है, मुझे लगता है मीडिया को मेरे से ज्यादा पता होगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि मैंने तो आरटीआई भी फाइल किया है। मैं आरटीआई में जब पूछता हूँ कि क्या स्टेटस है तो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन ज्यादा नहीं मिलती है। पर 1 साल हो गया पिताजी के हत्या को। एक्स मिनिस्टर थे और मेरी ऑफिस के सामने बांद्रा में, मुंबई में ऐसी चीज हुई है, मगर आज तक जो असली में उनके जो मास्टरमाइंड्स है वो पकड़े नहीं गए या वो छुपाए जा रहे या जो भी हो। आज 1 साल हो गया और पूरे देश में जो आज आम आदमी है वो पूछ रहा है कि अगर एक एक्स मिनिस्टर के साथ ऐसा हो सकता है तो आम आदमी के साथ तो क्या ही हो सकता है। देगलूर म्युनिसिपल काउंसिल इंतखाबात के लिए रामस्वामी पेंटैया ने अपनी भतीजी शरीजा चनूजी को उम्मीदवार बनाने की बीजेपी से अपील की है। पेंटैया ने कहा कि शरीजा तालीम याफ्ता हैं और वो इलाके की तरक्की में अहम रोल अदा कर सकती हैं। गेले 30-35 वर्षापासून मी अशोकरावचा कार्यकर्ता म्हणून जीव लावलेला आहे। आमच्या वडिलांपासून आम्ही त्यांना सोडलेलं नाही। कुठलाही आता काँग्रेस पक्षामध्ये आम्ही होता, परवा आम्ही 2 वर्षाखाली अशोकराव साहेबांनी आदेश दिले की तुम्ही भाजपमध्ये या, तर त्यांचा आम्ही। मुंबई में बांग्लादेशी ख्वाजा सर गुरुमात ज्योति को गिरफ्तार कर लिया गया। वो जाली दस्तावेजात का इस्तेमाल करते हुए 30 साल से हिंदुस्तान में रह रही थी और इसके 300 से ज्यादा पैरोकार थे। हालिया दिनों में गैरकानूनी तौर पर मुकीम बांग्लादेशियों के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान इसके कुछ साथियों को मुंबई की शिवाजी नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। महाराष्ट्र न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।